नमस्कार। मैं आपके समक्ष शिक्षा के बारे में कुछ निवेदन करने के लिए उपस्थित हूँ। हम भारतीय हैं। हमारे शास्त्र, हमारी परंपरा, हमारे सुज्ञ लोग कहते आए हैं, दुर्लभम भारते जन्म। पूर्व जन्मों में अनेक पुण्य किए होंगे, तभी हम इस भारत में जन्म लेने के लिए भाग्यशाली हुए हैं। ऐसे भारत की कुछ विशेषताएं हैं। पहली विशेषता ये है कि विश्व में सबसे दीर्घ आयु वाला हमारा देश है। विश्व की अनेक संस्कृतियां जन्मी और काल के प्रवाह में लुप्त भी हो गई। हम उनसे पहले भी थे और आज उनके लोप होने के बाद भी हैं। ये पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता यह है कि हमने संस्कृति और समृद्धि को एक साथ प्राप्त करने का पुरुषार्थ किया है। सामान्य रूप से ऐसा कहा जाता है कि समृद्धि प्राप्त करनी है तो आपको मूल्यों को, संस्कृति को, धर्म को छोड़ना पड़ेगा, नीतिमत्ता को छोड़ना पड़ेगा। और आपको नीतिमान होना है, धर्म के मार्ग पर चलना है, तो फिर आपको दरिद्र रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। भारत ने सिद्ध किया है अपने दीर्घ इतिहास में कि दोनों साथ में रह सकती हैं। और भगवान वेदव्यास ने तो कहा है, धर्माद अर्थश्च कामश्च। धर्म का पालन करने से अर्थ प्राप्ति भी होती है और कामोपभोग भी अच्छी तरह से किया जा सकता है। ऐसे धर्म के अनुसार ही अपनी जीवन व्यवस्था बनाओ। तो भारत ने अपने दीर्घ इतिहास में इसको भी सिद्ध किया है कि संस्कृति और समृद्धि साथ साथ रहती है। ऐसा तीसरी विशेषता ये कहती है कि कोई भी राष्ट्र, कोई भी संस्कृति अपनी जीवन व्यवस्था को ज्ञानात्मक आधार पर यदि प्रतिष्ठित करती है तो वह दीर्घायु, चिरंजीवी ऐसा ही होता है और संस्कृति और समृद्धि दोनों प्राप्त कर सकता है। भारत ने अपनी जीवन व्यवस्था को ज्ञान के आधार पर प्रतिष्ठित किया है। किसी भी प्रश्न का उत्तर ज्ञानात्मक ही पद्धति से प्राप्त करने की भारत की परंपरा रही है और इसी कारण से हम इतने दीर्घजीवी रहे हैं, इतने समृद्ध रहे हैं, इतने ज्ञानवान रहे हैं और इतने अच्छे भी रहे हैं। अच्छे का अर्थ है हम सबका भला चाहते हैं। हमारी सारी प्रार्थनाएं, सज्जनों की सारी इच्छाएं संपूर्ण चराचर विश्व के लिए ही होती हैं। हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम ये नहीं कहते कि भारतीयाः भवन्तु सुखिनः। हम ये नहीं कहते कि मनुष्याः भवन्तु सुखिनः। चराचर जगत, प्राणियों सहित, पंचमहाभूतों सहित, वनस्पति सहित, पूरे विश्व के मानवों सहित सबका भला हो, सब सुखी हो, किसी को भी दुख न हो, ऐसा हमारा वैश्विक चिंतन, विश्वात्मक अभिव्यक्ति हमेशा रही है। इसलिए हम अच्छे हैं। इसलिए हमारा धर्म सबके हित की बात करता है। ये सेमिटिक रिलीजन नहीं है जो मैं ही अच्छा हूँ और मेरे अलावा और किसी को जीने का कोई अवसर ही नहीं मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है। हमने सबको अपना मानकर हमारा जीवन क्रम, हमारी व्यवस्थाएं बनाई हैं। ज्ञानात्मक आधार पर यदि सब कुछ निर्माण करना है तो हमें इसकी परंपरा बनानी होती है। इसलिए भारत की और एक विशेषता है, भारत परंपराओं का देश है।
हमारी ज्ञान परंपरा है, हमारी संस्कृति परंपरा है, हमारी व्यवसाय परंपरा है, कौशल परंपरा है, हमारी संपत्ति भी परंपरा से हमको प्राप्त होती है। और परंपरा बनती कैसे है? एक पीढ़ी अपनी पूर्व पीढ़ी से स्वयं को जो भी ज्ञान, कौशल, संस्कार, संस्कृति आदि प्राप्त हुआ है, वो अपना कुछ जोड़कर, सवाया बनाकर अपने बाद की पीढ़ी को हस्तांतरित करती हैं। इस कारण से परंपरा बनती है और इस परंपरा को समृद्ध बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए हर पूर्व पीढ़ी से जो मिला उसमें अपना जोड़कर, सवाया बनाकर आगे की पीढ़ी को देना, ये भी हमको सिखाया गया। लिया उससे कम न दो, लिया उससे अपना कुछ जोड़कर अधिक बनाकर आगे दो। ऐसे हमारी ज्ञान की परंपरा रही है, सभी बातों की परंपरा रही है। हमारा समाज शास्त्र, हमारी समाज व्यवस्था इसी कारण से पीढ़ियों की बात करता है। और ऋणत्रय, 3 ऋणों से हमें मुक्त होना है। पंच यज्ञ वो संपूर्ण सृष्टि के लिए हमको देना है। ऐसे आधारभूत सिद्धांतों के ऊपर रचा गया है। हमारा अर्थशास्त्र इसी विषय को लेकर चलता है। हमारी राज्य व्यवस्था इसी सिद्धांत को लेकर चलती है। इसी में से एक जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा ज्ञान की व्यवस्था है। ज्ञान की परंपरा निरंतर बनी रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी समृद्ध होती जाए, लोग ज्ञानवान बने और ज्ञान के आधार पर ही अपना जीवन विकसित करे। ऐसी जीवन के साथ जुड़ी हुई, समष्टि और सृष्टि के जीवन के साथ जुड़ी हुई, व्यक्ति को सर्वदृष्टि से समर्थ बनाने वाली और पीढ़ी दर पीढ़ी समाज को बनाए रखने वाली, धर्म और संस्कृति की रक्षा करने वाली शिक्षा व्यवस्था हमने निर्माण की है। ऐसे शिक्षा व्यवस्था का केंद्र हमेशा गुरुकुल रहा है। उसको कभी विद्यापीठ कहा गया, कभी विद्यालय कहा गया, कभी आश्रम कहा गया, परंतु वह गुरुकुल संकल्पना ही है जिसने हमारी ज्ञान परंपरा को शिक्षा केंद्र में केंद्रित किया, व्यवस्थित किया। ये जो भारतीय शिक्षा परंपरा है, भारतीय शिक्षा व्यवस्था है, उसके 2-3 आयाम हैं। पहला आयाम है शिक्षा का संबंध जीवन के साथ है। विषयों के साथ तो उसके बाद की बात है, पहले जीवन के साथ है। जीवन विकास उसका लक्ष्य है। जीवन विकास के 2 आयाम हैं। एक, अपने आप को, हमारी जो भी संभावनाएं जन्म से हमको प्राप्त हुई हैं, उनको प्राप्त करने का प्रयास करके जन्म जन्मांतर में ऐसा विकास करो कि जब आपको अनुभूति हो अहम ब्रह्मास्मि, मैं वही आत्मस्वरूप हूँ। इस दिशा में ले जाने वाला एक आयाम है जो एक एक व्यक्ति का जीवन विकास है। दूसरा, अपने आप को संपूर्ण सृष्टि के साथ समायोजित करो, समरस करो। क्योंकि बहुत ही सीधी सादी बात है, नोबडी कैन लिव इन आइसोलेशन। अकेला कोई एक व्यक्ति तो रह ही नहीं सकता। सबके साथ संबंधित होकर, सबके साथ आदान प्रदान करके, सबका भला होगा तभी मेरा भला होगा ऐसा समझकर सबके साथ समरस होकर रहना, ये दूसरा आयाम है। तो शिक्षा इन दोनों आयामों को एक व्यक्ति को सिखाती है। ऐसी व्यवस्था विभिन्न माध्यमों से होती है। तो इसका दूसरा आयाम है सिखाने वाला और सीखने वाला, उनका परस्पर संबंध। हमारे यहाँ गुरु और शिष्य का आत्मिक संबंध है ऐसा कहा गया है। वो व्यावसायिक संबंध नहीं है, वो आत्मिक संबंध है। साथ ही हमारे समाज जीवन की जो दूसरी विशेषता है वो शिक्षा व्यवस्था में भी परिलक्षित होती है। वह है
हमारे समाज व्यवस्था की मूल इकाई कुटुंब है। कुटुंब भावना के आधार पर संपूर्ण समाज चलता है। कुटुंब का मुख्य भाव है आत्मीयता। आत्मीयता माने एक दूसरे के लिए जीना, साथ साथ जीना, साथ में जीना है, आत्मीयता है तो प्रेम ही उसका कारक तत्व होगा। और प्रेम है तो दूसरे का विचार पहले करना, स्वयं का बाद में करना, ऐसा ही व्यवहार होगा। इसके बहुत छोटे 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 उदाहरण भी हमें चारों ओर देखने को मिलते हैं। हमारी बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं भी कुटुंब भावना के आधार पर बनी हैं। जैसे कि राजा प्रजा का पालक पिता होता है, किसान को जगत का तात ही कहा जाता है, ऐसे ही छात्र शिक्षक का मानस पुत्र होता है। इस प्रकार से कुटुंब भावना के आधार पर हमारे शिक्षा केंद्र चलते आए हैं। शिक्षा की प्रक्रिया, शिक्षा की गतिविधि भी चलती आई है। शिक्षा का जो कंटेंट हमेशा के लिए रहा है वह है भारतीय जीवन दृष्टि। भारतीय जीवन दृष्टि का मुख्य आयाम है आत्मदृष्टि, आत्मवादी जीवन दृष्टि। हमने आत्मा की संकल्पना को आधारभूत संकल्पना के आधार पर लिया है और संपूर्ण सृष्टि ये उस आत्मा का, परमात्मा का विश्व रूप है और इसलिए संपूर्ण विश्व आपस में भी आत्मीयता से ही जुड़ा है। इसके आधार पर ही हमारे सारे शास्त्रों की रचना हुई है। इस जीवन दृष्टि का मूल शास्त्र है अध्यात्म शास्त्र। श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा है, भगवान कहते हैं अध्यात्म विद्या विद्या नाम, सभी विद्याओं में श्रेष्ठ अध्यात्म विद्या वो मेरा ही रूप है। अध्यात्म विद्या के आधार पर धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र के आधार पर समाजशास्त्र, समाजशास्त्र के अंगभूत राज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र, राज्यशास्त्र के अंगभूत न्याय व्यवस्था और दंड व्यवस्था, अर्थशास्त्र के अंग के रूप में उत्पादन और वितरण, बाजार भी उसमें चलेगा, उसको फैसिलिटेट करने के लिए भौतिक विज्ञान और तंत्र ज्ञान और टेक्नोलॉजी, ऐसा संपूर्ण विद्या क्षेत्र, संपूर्ण शिक्षा क्षेत्र है वो अंगांगी संबंध से एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे एक व्यक्ति इन आइसोलेशन नहीं रहता, उसी प्रकार से कोई भी विषय इन आइसोलेशन नहीं पढ़ा जाता, नहीं पढ़ाया जाता। इस प्रकार से हमारे सारे विषयों की और उसके ज्ञान की व्यवस्था हुई। दूसरा है शिक्षा आजीवन चलती है। गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक शिक्षा चलती ही रहती है। हर आयु की हर अवस्था में विभिन्न पद्धति से, विभिन्न स्तर पर हमें सीखना ही है, हमारा विकास करना ही है। तो जीवन घर में जिया जाता है, इसलिए घर में शिक्षा की बहुत बड़ी व्यवस्था हमारे यहाँ हुई है। विद्यालय संपूर्ण जीवन का एक छोटा हिस्सा है, पूरा जीवन तो घर में ही जिया जाता है और इसलिए घर में आजीवन शिक्षा की व्यवस्था हमारे यहाँ हुई। तीसरी लोक शिक्षा की व्यवस्था है जो मंदिर को केंद्र बनाकर संपूर्ण समाज को शिक्षित बनाने का, ज्ञान दृष्टि से व्यवहार करने का, ज्ञान दृष्टि से चीजों को देखने का जो विचार है वो धर्माचार्यों ने संपूर्ण लोक में प्रस्तुत किया। इसलिए गुरुकुल में शास्त्र शिक्षा, कुटुंब में जीवन शिक्षा और मंदिर को केंद्र बनाकर लोक शिक्षा, इन तीनों का समायोजन किया। इसलिए हमारे यहाँ लोक भी अशिक्षित नहीं था। जन समाज, लिखना पढ़ना नहीं आने पर कोई अशिक्षित नहीं कहा जाता। वेद पाठी विद्वान पंडित भी कहता है सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये संपूर्ण सृष्टि तो ब्रह्म ही है। तो किसान, मोची, चमार, बुनकर
ये भी कहता है सचराचर में परमात्मा का वास है। वो भी कहता है ये यंत्र भी सजीव है और मेरे साथ बात करता है। ये आत्मदृष्टि, ये ज्ञान दृष्टि, ये भाव दृष्टि, ये प्रेम दृष्टि लोक को देने की व्यवस्था भी हमारी शिक्षा ने की। आज हमने इसको पूर्ण रूप से तहस नहस कर दिया है। शिक्षा सेवा का क्षेत्र है, शिक्षा ज्ञान का क्षेत्र है। विनोबा भावे ने बहुत ही सटीक अच्छा वाक्य कहा है, छात्र आचार्य परायण होना चाहिए, आचार्य छात्र परायण होना चाहिए, दोनों ज्ञान परायण होने चाहिए और ज्ञान सेवा परायण होना चाहिए। ये हमारी शिक्षा दृष्टि रही है और इसके आधार पर युगों तक, सदियों तक हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था चली है। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिशों ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था का सर्वेक्षण किया। उस समय देश में 5 लाख प्राथमिक विद्यालय थे, उसी के अनुपात में हायर एजुकेशन के केंद्र भी थे। उसमें ये शिक्षा दी जाती थी। इसलिए ये ऐसा नहीं है कि बहुत प्राचीन काल की या हजारों वर्ष पहले की बात हम कर रहे हैं। अभी अभी तक ये सारा ऐसे ही चल रहा था और समाज सुसंस्कृत ज्ञानवान ऐसा ही था। लिखना पढ़ना नहीं आता था, तो लिखना पढ़ना आने को ही पढ़ा लिखा कहना, शिक्षित कहना, ये अपने आप में जरा उसको चुनौती देना चाहिए कि ऐसा नहीं है। एक निरक्षर व्यक्ति संत बन सकता है, एक निरक्षर व्यक्ति विद्वान हो सकता है, एक निरक्षर व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है, एक निरक्षर व्यक्ति कविता कर सकता है, एक निरक्षर व्यक्ति देश विदेश में जाकर व्यापार भी कर सकता है। ये तो आज भी हो रहा है। ऐसी शिक्षा व्यवस्था को हमने छिन्न भिन्न कर दिया है, तहस नहस कर दिया है। हमने शिक्षा को एक पदार्थ बना दिया, खरीदने बेचने का विषय बना दिया। हमने शिक्षक को इतना दीनहीन बना दिया कि वो अब शिक्षा को ओन ही नहीं करना चाहता। जो शिक्षा सबका भला कर सकती है, उस शिक्षा को हमने गौण बना दिया। सत्ता, धन, बल इसके गौणत्व में लाकर रख दिया, इसलिए वो भला नहीं कर सकती और हम मारे फिर ही रहे हैं इसके कारण से। इसको बदलने की आवश्यकता है और ये पूरा पैराडिम बदलने की आवश्यकता है। जैसा विनोबा भावे का कथन था और जैसे 2, 4, 5 मुद्दे हमने देखे, उस आधार पर पूरे देश की शिक्षा को पुनः व्यवस्थित करने की, प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता है। कहीं थोड़ा सा इधर अच्छा कर लिया, किधर कहीं सुभाषित पढ़ा दिए, कहीं यही गीता के श्लोक पढ़ा दिए, कहीं वेद मंत्र पढ़ा दिए। इससे तो शिक्षा भारतीय नहीं हो सकती। आज भारत में भारतीय शिक्षा नहीं है। भारत में भारतीय शिक्षा होनी चाहिए। बहुत सीधा कथन है, सादा कथन है। ये भारतीय शिक्षा होगी कैसे, इसके चरण क्या होंगे, इसकी पद्धति क्या होगी, इसका विचार करने के लिए, इसके ऊपर काम करने के लिए, इसको योजनाबद्ध पद्धति से करने के लिए पुनरुत्थान विद्यापीठ की स्थापना हुई है। मैं पुनरुत्थान विद्यापीठ की प्रतिनिधि के नाते आपके साथ बात कर रही हूँ। पुनरुत्थान विद्यापीठ एक भारतीय स्वरूप का विद्यापीठ है। विद्यापीठ कहते ही आज हमें यूनिवर्सिटी का ध्यान आता है और यूनिवर्सिटी कहा तो इतना बड़ा कैंपस और इसमें इतने छात्र और इसमें इतने कोर्सेस और उसमें इतनी फैकल्टीज, ऐसा सब आता है। पुनरुत्थान विद्यापीठ में ऐसा कुछ नहीं है। तो लोग तुरंत कहते हैं तो फिर ये वर्चुअल है क्या? नो, ये वर्चुअल भी नहीं है। ये ऑन ग्राउंड काम करने वाला ही विद्यापीठ है। तो फिर ये क्या करना चाहता है? भारतीय ज्ञान धारा की प्रतिष्ठा, विद्वत जन एवं सामान्य जन की कृति, वाणी, मन
बुद्धि और हृदय में हो, इसके लिए पुनरुत्थान विद्यापीठ काम करता है। अब इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए पुनरुत्थान विद्यापीठ क्या क्या करता है। तो सबसे पहला काम है शिक्षा व्यवस्था का केंद्र बिंदु है क्लासरूम, कक्ष की शिक्षा। वर्षों तक, कम से कम 12 वर्षों तक, 15 वर्षों तक, 20 वर्षों तक, 3 वर्ष की आयु से लेकर 22 वर्ष की, 25 वर्ष की आयु तक जीवन का जो फॉर्मेटिव हिस्सा है, जहाँ व्यक्तित्व बनता है, वो सारा हमारे शास्त्रों ने जिसको ब्रह्मचर्य आश्रम कहा, उसमें उसको क्या सिखाना चाहिए, कैसे सिखाना चाहिए, क्यों सिखाना चाहिए, उसका मानस, उसकी बुद्धि कैसे विकसित होनी चाहिए, इसका विचार करके पाठ्यक्रम निर्धारण करना। पठन सामग्री, पाठ्य पुस्तक आज हम जिसको कहते हैं, पाठ्य पुस्तक तो संपूर्ण पठन सामग्री का एक हिस्सा है। पठन सामग्री निर्माण करना, पद्धति विकसित करना, इसलिए शिक्षक जिसको हम आचार्य कहते हैं उनको तैयार करना, कुटुंब में शिक्षा को ले जाना, इसलिए कुटुंब शिक्षा के भी पाठ्यक्रम तैयार करना। ऐसे पाठ्यक्रम और पाठ्य विषय वस्तु तैयार करना, ये पुनरुत्थान विद्यापीठ का एक काम है। जब भी हम भारतीय शिक्षा का विचार करेंगे तो पूरे देश के संदर्भ में विचार करना पड़ेगा। आज भी देश में भारतीय शिक्षा के, अच्छी शिक्षा के बहुत प्रयास हो रहे हैं और ऐसे अनेक लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन इसके लिए दे दिया है, परंतु विशेष रूप से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मुख्य धारा की शिक्षा वही यूरो अमेरिकी जीवन दृष्टि के आधार पर ही रही है और कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। ऐसी स्थिति में हम जी रहे हैं। तो प्रयोग तो बहुत हो रहे हैं, लोग जीवन इसके ऊपर समर्पित कर रहे हैं, परंतु परिणाम नहीं आता, सामर्थ्य नहीं है, परिवर्तन करने का सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्य भी आवश्यक है, अच्छाई के साथ सामर्थ्य चाहिए। ये सामर्थ्य कैसा होगा, तो संगठन में सामर्थ्य होगा। इसलिए जो भी ऐसा प्रयास कर रहे हैं उन सब का ध्रुवीकरण करना, ये पुनरुत्थान विद्यापीठ का एक काम है। पूरे भारत में जब ये इसकी स्वीकृति होगी और ये परिवर्तन होगा, तभी मुख्य धारा की शिक्षा भी बदलेगी। हम म्यूजियम पीस के नाते बहुत बड़ा ये विपरीत, भारतीयता के विपरीत सब चल रहा है, इसमें यहाँ कुछ, यहाँ कुछ, यहाँ कुछ। लड्डू तो अमेरिकन है, काजू किशमिश हमारा भारतीय है, ऐसा करके तो शोभा नहीं बढ़ाना चाहते, पूरा लड्डू भारतीय होना चाहिए। काजू किशमिश तो अमेरिकन चल भी सकती है, उसका भी स्वाद होता है। ऐसे मुख्य धारा की शिक्षा का विचार करना है तो देश भर का विचार करना पड़ेगा और इसलिए विद्यापीठ का दूसरा काम है देश भर के विद्वज्जनों को जो भारतीय शिक्षा में निष्ठा रखते हैं, कुछ अध्ययन चिंतन मनन करते हैं, शोध एवं अनुसंधान करते हैं, कहीं प्रयोग भी करते हैं, ऐसे लोगों को इकट्ठा करो। और इसलिए प्रारंभ से आज तक ऐसी अनेक, वर्ष में 2, वर्ष में 1 ऐसी अखिल भारतीय स्तर की विद्वत गोष्ठियां करना, ये भी रहा है। तीसरा, सामग्री निर्माण करना, शोध के प्रकल्प चलाना, ये भी विद्यापीठ का काम है। और चौथा, कुटुंब शिक्षा। मैंने अभी पहले भी कहा था कि जीवन विकास कुटुंब में अधिकतर होता है, इसलिए कुटुंब में भी शिक्षा प्राप्त हो, कुटुंब की भी शिक्षा हो। आज तो स्थिति यह है कि कुटुंब की ही शिक्षा करनी पड़ेगी कि आपके बच्चों को आप कैसे विकसित करें। तो कुटुंब शिक्षा ये एक बहुत बड़ा पुनरुत्थान विद्यापीठ का आयाम है। तो विद्वज्जनों को साथ में लाना,
भारतीय चिंतन पर, दृष्टि पर आधारित पाठ्यक्रम और पाठ्य विषय वस्तु का निर्माण करना और कुटुंब शिक्षा को विकसित करना, उसके पाठ्यक्रम चलाना, उसको प्रसार भी उसका करना, ये पुनरुत्थान विद्यापीठ के कार्य हैं। इसके और 2 महत्वपूर्ण आयामों की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। ये शिक्षा के भारतीयकरण का प्रश्न इतना सीधा सरल तो नहीं है। आज चाहा और 2 वर्ष में हो गया, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों ने चाहा और देश भर में हो गया, ऐसा भी नहीं है। इसलिए पुनरुत्थान विद्यापीठ के कार्यकर्ताओं ने सोच समझकर, काफी चिंतन करके एक 60 वर्षों की योजना बनाई है। 60 वर्षों की योजना बनाई है। 60 वर्षों की योजना को 5 तपों में विभाजित किया है। 12 वर्षों के ये 5 तप है। पहले तप का नाम है नैमिषारण्य, दूसरे का है लोकमत परिष्कार, तीसरा है कुटुंब सुदृढ़ीकरण, चौथा है शिक्षक निर्माण और 5वां है विद्यालयों का संचालन। अर्थात 5वां चरण शुरू होगा तब विद्यापीठ के कार्य को 48 वर्ष पूर्ण हुए होंगे, तब जाकर विद्यापीठ प्रत्यक्ष विद्यालय चलाएगा। आज विद्यालय नहीं चलाएगा, 48 वर्ष तक पूर्व तैयारी करेगा। नैमिषारण्य क्या है, जो मैंने प्रारंभ में ही वर्णन किया, देश भर के विद्वज्जनों का ध्रुवीकरण करना, उनको साथ में लेना और राष्ट्रीय शिक्षा अथवा भारतीय शिक्षा को बलवती बनाने के लिए उनको प्रेरित करना और कार्य प्रवृत्त भी करना, ये पहला है। उसमें शोध और अनुसंधान भी होगा। अभी विद्यापीठ को 2004 में शुरू हुआ, ये 2021 शुरू हुआ है, तो 16.5 वर्ष हुए हैं। जुलाई में 17 वर्ष पूर्ण होंगे। तो अभी दूसरा चरण चल रहा है, लोक मत परिष्कार। पूर्ण देश भर में इस विचार को ले जाओ, जन समाज में भी ले जाओ, विद्वज्जनों के बीच में भी ले जाओ। इस दृष्टि से हमने अभी, मैं दूसरा आयाम बता रही हूँ कि एक जरा महत्वाकांक्षी ऐसा प्रकल्प लिया है। उसका नाम है ज्ञान सागर महाप्रकल्प। हमें कक्षों में विभिन्न विषय पढ़ाने के लिए, भारतीय जीवन दृष्टि के सिद्धांत पढ़ाने के लिए बहुत बड़ा कंटेंट चाहिए, पुस्तकें चाहिए। वो कक्षा 1 के लिए भी चाहिए और कक्षा 20 के लिए भी चाहिए, शोध के लिए भी चाहिए। इसलिए हमने 1000 ग्रंथों के निर्माण का ये प्रकल्प लिया है। विद्यापीठ ने इससे पूर्व भी कुछ प्रकाशन तो किया है। प्रकाशन कहने के स्थान पर निर्माण किया है, ये कहना अधिक उचित होगा, क्योंकि विद्यापीठ प्रकाशन संस्था नहीं है, वो पुस्तकों का निर्माण करती है। तो भारतीय जीवन दृष्टि के आधार पर समग्र विकास पाठ्यक्रम 14 वर्ष की आयु तक के छात्रों के लिए तैयार किया है। उनके लिए विभिन्न पठन सामग्री तो है, साथ में पुण्य भूमि भारत संस्कृति वाचनमाला ऐसा करके 100 पुस्तिकाएं बनाई हैं, जो उनको कक्षा में काम में आती हैं, विभिन्न विषयों को लेकर। अभी 5 वर्ष से पहले गर्भाधान से ही शिक्षा शुरू होती है, गर्भावस्था में अधिक प्रभावी ढंग से होती है। ये करके समर्थ भारत योजना ये भी शुरू किया है, जिसमें नवविवाहित दंपति को समर्थ संतानों को जन्म देने वाले समर्थ माता पिता बनाने का पाठ्यक्रम चलाया जाता है। बाकायदा रितसर उनका प्रवेश होता है। गर्भाधान के पूर्व से ये शिक्षा शुरू होती है, 9 महीने चलती हैं।
जन्म से 1 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता के लिए, 1 से 2 वर्ष के, 2 से 3 वर्ष के, इनके माता पिता के लिए शिक्षा योजना है। 3 से 5 दोनों का चलता है, इधर शिशु वाटिका शुरू होती है, उधर घर ही विद्यालय ऐसा शुरू होता है। तो तब से लेकर ये शिक्षा की योजना हुई। पुण्यभूमि भारत संस्कृति वाचनमाला, समग्र विकास पाठ्यक्रम की कुछ पठन सामग्री, भारतीय शिक्षा ग्रंथमाला ऐसा करके 5 वॉल्यूम्स, कुटुंब शिक्षा वो ग्रंथमाला नहीं है लेकिन 5 अलग अलग करके ग्रंथ हैं, वो कुटुंब शिक्षा के लिए हैं। धर्मपाल समग्र लेखन का हिंदी में अनुवाद प्रकाशित करना, ऐसा पूर्व में प्रकाशन तो किया है, परंतु अब गर्भ संवाद से लेकर शोध करने तक के सभी लोगों के लिए संदर्भ सामग्री चाहिए, पठन सामग्री चाहिए, पाठ्य पुस्तक बन सके ऐसे स्रोत चाहिए, पाठ्यक्रम बन सके ऐसे स्रोत चाहिए। इस दृष्टि से ये ज्ञान सागर महाप्रकल्प हमने शुरू किया है। 16 जुलाई 2019 से शुरू हुआ। व्यास पूर्णिमा के दिन, व्यास पूर्णिमा विद्यापीठ का स्थापना दिन भी है, और 2022 5 फरवरी वसंत पंचमी को एक साथ 1000 ग्रंथों का प्रकाशन होगा। ऐसा 2.5 वर्ष में चलने वाला ये ज्ञान सागर महाप्रकल्प है। 1000 ग्रंथों के 4 विभाग हैं। एक है भारतीय शिक्षा मूल तत्व, शोध एवं बोध। भारतीय जीवन दृष्टि का मूल तत्व जो हैं उन सिद्धांतों को लेकर शोध एवं बोध, इसका एक विभाग। दूसरा है शास्त्र निरूपण, तीसरा है व्यवहार निरूपण, और चौथा है श्रद्धा जागरण। 4 प्रकार के ग्रंथ इनमें बनेंगे। एक होगा विद्वज्जन अभी लिख रहे हैं, दूसरा होगा भारत की विभिन्न भाषाओं से उत्तम ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद, तीसरा है विभिन्न स्रोतों से सामग्री का संकलन करके बनाए हुए ग्रंथ, और चौथा है 80 वर्ष पूर्व, 100 वर्ष पूर्व, 125 वर्ष पूर्व ऐसे जो ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं, आज उपलब्ध नहीं है परंतु उपयोगी है भारतीयता की दृष्टि से, उनका पुनः प्रकाशन। ऐसे 4 विभागों में ये 1000 ग्रंथ बनने वाले हैं। देश भर के 500 से अधिक विद्वान लेखक इसमें जुड़े हैं, अनुवादक के रूप में भी जुड़े हैं, संकलनकर्ता के रूप में भी जुड़े हैं। ऐसे ये पूर्ण भारत के लिए, पूर्ण भारत के विद्वज्जनों के द्वारा ये चलने वाला ये ज्ञान सागर महाप्रकल्प है। अभी 700 के लगभग ग्रंथ तैयार हुए हैं, बाकी के 300 बनने की प्रक्रिया में हैं। इनका ये ग्रंथ बनाने का उद्देश्य तो अभी मैंने कहा कि हमको सामग्री चाहिए, तो इसके बाद की हमारी यात्रा होगी, देश भर में हम प्रवास करेंगे। ऐसे जो पॉइंट्स हैं, ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो समूह हैं, ऐसे जो संगठन हैं, उनके साथ बात करेंगे, आदान प्रदान करेंगे, ये इसके बारे में इनका उपयोग वहाँ कैसे हो सकता है ये देखेंगे, उसके आधार पर पाठ्यक्रम कैसे विकसित हो सकते हैं ये देखेंगे। कुछ 100 के लगभग पाठ्यक्रमों की रूपरेखा तो इन ग्रंथों में ही देंगे, और वे इन सब की होगी कि गर्भावस्था से शिक्षा की शुरुआत होगी, वृद्धावस्था की शिक्षा के लिए क्या पाठ्यक्रम होगा वो भी इसमें आएगा। टेक्नोलॉजी और टेक्निकल यूनिवर्सिटीज के लिए आधारभूत सिद्धांत क्या होंगे ये भी इसमें होगा। हाँ, डिटेल्स नहीं होगा, डिटेल्स तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस ने और टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने बनाने होंगे। तो इस प्रकार से बाद में भी ये काम आगे चलता रहेगा, प्रकाशन पुनः पुनः होता रहेगा ऐसा नहीं है, लेकिन इसका क्रियान्वयन कैसे होगा इसका विचार आगे किया जाएगा।
उदाहरण के लिए अभी हमारे देश में आत्मनिर्भर भारत की बात चल रही है। आत्मनिर्भरता का सिद्धांत स्वयं भारतीय है, लेकिन अभी इसका आर्थिक आयाम केंद्रवर्ती है कि आर्थिक दृष्टि से भारत आत्मनिर्भर होना चाहिए। ये स्वदेशी का सिद्धांत है। अनेक महानुभावों ने अपना विचार प्रस्तुत करते समय स्वदेशी अर्थव्यवस्था इसकी बात तो कही है। अब ये आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर ग्राम बनना होगा। उदाहरण के लिए अभी आत्मनिर्भर भारत की बात चल रही है। आत्मनिर्भर भारत ये अनेक भारतीय विचारकों ने कही हुई बात है। स्वदेशी का सिद्धांत उसके आधार पर विकसित हुआ है। आत्मनिर्भर भारत ये आर्थिक आयाम की बात कर रहा है। आर्थिक आयाम के लिए भी अगर करना है तो हमें संपूर्ण व्यवस्था की दृष्टि से आत्मनिर्भर ग्राम बनाना पड़ेगा। आत्मनिर्भर ग्राम शिक्षा की बात करनी पड़ेगी। बचपन से ग्राम को स्वावलंबी बनाना पड़ेगा। हमारी व्यवस्था में गांव किसको कहते हैं? वो जनसंख्या के आधार पर नहीं है। गांव आर्थिक इकाई है। जैसे कुटुंब सामाजिक इकाई है, राष्ट्र सांस्कृतिक इकाई है, ऐसे आर्थिक इकाई को ही गांव कहते हैं। उस ग्राम की शिक्षा को अर्थकरी शिक्षा के रूप में विकसित करना होगा। अर्थार्जन कैसे करना ये सिखाना पड़ेगा। इसके लिए उद्योजकता का मानस बनाना पड़ेगा। और इसके लिए उद्योग यदि स्थापित करना है तो कुछ भारतीय सिद्धांत भी उसमें लाने पड़ेंगे। वह है श्रम आधारित उत्पादन। दूसरा है यंत्रों को मनुष्य के सहयोगी बनाना, मनुष्य को रिप्लेस करने वाला, मनुष्य को नौकर बनाने वाला यंत्र नहीं चलेगा। उत्पादन विकेंद्रित तो अपने आप हो जाएगा यदि विराट का यंत्रों का उपयोग हम नहीं करेंगे। यंत्र और साधन सामग्री पर्यावरण को हानि न पहुंचाए, स्वास्थ्य को हानि न पहुंचाए, ऐसी होनी पड़ेगी। उद्योग के साथ, उत्पादन के साथ स्वामित्व जोड़ना पड़ेगा। काम करता है वो मालिक, आज हमारी व्यवस्था है काम करता है वो नौकर, काम करवाने वाला मालिक। ये विनाशक अर्थशास्त्र है, ये अनर्थ शास्त्र है। काम करने वाले का स्वामित्व, श्रम के आधार पर उत्पादन और सेवा की दृष्टि से किया गया उत्पादन, ये भारतीय अर्थकरी शिक्षा के प्रमुख सिद्धांत है। उन आधार पर गांव के विद्यालयों में अर्थकरी शिक्षा को प्रमुख बनाकर फिर उसके साथ संस्कार, संस्कृति, इतिहास, राष्ट्र आदि सारे पाठ्यक्रम इनकॉर्पोरेट करना, ऐसा हमको गांव की शिक्षा का मॉडल विकसित करना पड़ेगा। गांव उत्पादन का मॉडल विकसित करना पड़ेगा। समृद्धि किसको कहते हैं, इसका चिंतन भी बदलना पड़ेगा। तो हमको आत्मनिर्भर व्यवस्था में भी बनना पड़ेगा और हमें आत्मनिर्भर मानस की दृष्टि से भी बनना पड़ेगा। आधुनिक उसको नहीं कहते जो यूरो अमेरिकी वेश में आता है और अंग्रेजी भाषा में आता है, उसको आधुनिक नहीं कहते। आधुनिक का सीधा सीधा अर्थ है युगानुकूल। आधुनिक अधुना शब्द से बना है। अधुना माने अब, अभी। अभी क्या है? तो वेद प्राचीन नहीं है, वेद सनातन है। और सनातन की व्याख्या है चिर पुरातन नित्य नूतन। जो शाश्वत है उसको आज के संदर्भ में, आज की स्थिति में प्रस्तुत करो, उसको आधुनिक कहा जाता है। तो भारतीय आधुनिक पद्धति, भारतीय आधुनिक व्यवस्था
21वीं शताब्दी के लिए हमको शिक्षा का मॉडल इस प्रकार से विकसित करना पड़ेगा। स्वतंत्रता ये सबसे बड़ा मूल्य है, इसलिए स्वतंत्र व्यवस्था, स्वतंत्र मानस, स्वतंत्र विचार, इनका विकास करना पड़ेगा। नहीं तो हमने आज जो मॉडल विकसित किया है वो लोगों को नौकर और मजदूर बनाने वाला मॉडल है। चाहे आप सूट बूट पहनकर करो, लेकिन नौकरी करो। माने ये अच्छे कपड़े पहनने से नौकर नहीं होता क्या? नौकर ही होता है। और नौकर और मजदूर जिस देश में, जिस समाज में सबसे बड़ी संख्या में है, उसको ही रोजगार की अपॉर्चुनिटीज मानने लगता है समाज। तो नौकरों और मजदूरों के मानस वाला समाज भी अपनी स्वतंत्रता की रक्षा कभी नहीं कर सकता। इसलिए आत्मनिर्भर भारत के इम्प्लीकेशंस बहुत दूर तक जाते हैं। पुनरुत्थान विद्यापीठ ने तय किया है कि इन सारे इम्प्लीकेशंस के सहित हम अपने देश को पुनः भारत बना सके, पुनः एक स्वतंत्र सुसंस्कृत सार्वभौम ऐसा देश बना सके, ताकि हम संपूर्ण विश्व को अभी जो भीषण संकटों से वह ग्रस्त हो गया है, उन संकटों से मुक्त कर सके। तो विश्व संकटग्रस्त तो है, ये सारे संकटों को पैदा कैसे करना वो पश्चिम जानता है, करता है, निर्माण करता है संकट, लेकिन संकटों से मुक्त कैसे होना ये वो नहीं जानता, ये भारत जानता है। और इसलिए विश्व भी चाहता है कि संकटों से मुक्ति मिलनी चाहिए। तो फिर वो मुक्ति का मार्ग दिखाने वाला, सिखाने वाला तो भारत ही है। विश्व तो मान्य करने लगा है, हम भी मान्य करें और हम ज्ञान दृष्टि से, स्वतंत्र वृत्ति से, संपूर्ण संस्कृति और समृद्धि से पुनः समर्थ हों, तब हम आत्मनिर्भर हो सकेंगे। इसके लिए ये ज्ञान सागर महाप्रकल्प एक, वैसे कहा जाए तो छोटा सा प्रयास है। 1000 ग्रंथ कोई ज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या नहीं होती, वो तो हम छोटे से लोग कर रहे हैं, छोटा समूह कर रहे हैं, इसलिए बड़ा लगता है। परंतु ये एक संकेत है, ये एक दिशा है। आज देश में यह होने की आवश्यकता है, ये उदाहरण से दिखाने के लिए ये हो रहा है। अगले वर्ष तो ये पुस्तकें आ जाएंगी, फिर हम संपूर्ण देश को निवेदन करेंगे, आह्वान करेंगे कि इसका उपयोग करके हम कक्षों में और घर घर में भारतीय ज्ञान का अधिष्ठान लेकर अपने जीवन को व्यवस्थित करें। मैं सभी जो ये मेरा निवेदन सुन रहे हैं, उन सभी को आग्रह पूर्वक निवेदन करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि आप इस विषय पर अवश्य विचार करें। अधिक जानकारी की आवश्यकता हो तो हमारा संपर्क अवश्य करें और हम सब मिलकर अपने भारत को पुनः भारत बनाए, विश्वगुरु बनाए। विश्वगुरु बड़ा होने के लिए नहीं, संपूर्ण विश्व को आज इसकी आवश्यकता है, इसलिए हम विश्वगुरु बने, विश्व को सही मार्ग बताएं, संकटों से मुक्त करें। तो मेरा निवेदन रहेगा कि आप भी हमारे इस कार्य में सहयोग करिए, जुड़ जाइए, जैसे जैसे भी जुड़ सकते हैं वैसे जुड़िए। इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। नमस्कार।